जय हिंद बच्चों, सीखो प्लस क्लासेस की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 10वीं वर्ग का भौतिकी फिजिक्स सब्जेक्ट का अध्याय 2। चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन, जो भारतीय भवन में प्रश्नों का संकलन है। इसमें हम आज अति लघुतरीय प्रश्नों का जिक्र करेंगे। ठीक है, तो अति लघुतरीय प्रश्न में हम चलते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित होने या दिशा में परिवर्तन की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसको हम बोलते हैं। देखिए, जब प्रकाश सघन माध्यम जैसे कांच से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है, और विरल से सघन में आती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। आप देख सकते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है। ठीक है, तो अविलंब से ये पास आ जाता है, फिर अविलंब से ये दूर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब अभिलंब की ओर मुड़ती है या अभिलंब से दूर मुड़ती है। क्वेश्चन आपसे पूछा है। देखो, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम जैसे हवा से अगर सघन माध्यम जैसे कांच में परिवर्तन करता है तो उसकी गति धीमी हो जाती है और वह अविलंब की ओर मुड़ जाता है। ठीक है ना। और अगर इसी के विपरीत अगर हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हैं तो अविलंब से दूर हटती है। आप देख सकते हैं, ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में आई है तो ये अविलंब है, इसकी तरफ वो मुड़ गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। जब प्रकाश की एक किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है तब वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। देखिए, ये वाला एग्जांपल है। दोनों में कौन माध्यम प्रकाशीय रूप से अधिक सघन है? ठीक है, तो देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के नियम के अनुसार जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल बढ़ जाती है और अविलंब से दूर मुड़ जाती है। ठीक है ना। तो दूर मुड़ती है तो क्वेश्चन था कौन माध्यम प्रकाशीय रूप से अधिक सघन है? जब दूर होती है इसका मतलब सघन 2 हवा होगा, हवा होगा विरल और सघन होगा 1। तो कौन सा हो जाएगा? माध्यम 1। सही आंसर हो जाएगा आपका माध्यम 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपका चौथा कि वायु में प्रकाश 1 सेकंड में लगभग कितनी दूरी तय करती है? देखिए, वायु में प्रकाश 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर, सटीक रूप से कहा जाए तो 2,99,702 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर अमूमन रूप से लिखा जाए तो 3 गुने 10 के पावर हम क्या लिखेंगे? 8 मीटर हम लिखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 5। स्नेल का नियम क्या है? देखिए, स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित एक बहुत पूर्ण नियम है। ठीक है, इसके अनुसार जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो आपतन कोण की ज्या जिसे हम साइन आई कहते हैं और अपवर्तन कोण की जैसे साइन आर कहते हैं का अनुपात एक नियतांक या स्थिरांक होता है। मतलब हम इसको बोल सकते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर यह एक क्या हो गया? नियतांक हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन है अपवर्तनांक की परिभाषा दे। देखिए, अपवर्तनांक को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब यह वह संख्या है जो यह दर्शाती है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात या वायु की तुलना में कितनी धीमी है। मतलब हवा के सापेक्ष दूसरे माध्यम की चाल की गणना करता है। यह हमें बताती है कि प्रकाश की एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो वह अपने पथ पर कितना मुड़ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किसी माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है सघन माध्यम या विरल माध्यम का? तो देखिए, सघन माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। अगर इसको डिटेल में जाए तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। चूंकि सघन माध्यम में कण अधिक पास पास होते हैं इसीलिए इसमें प्रकाश की गति धीमी हो जाती है और इसका अपवर्तनांक बढ़ जाता है। इसी के विपरीत विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है, इसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। ठीक है, तो हम समझ गए सघन माध्यम या विरल माध्यम के बारे में। अगला क्वेश्चन है 8। पानी का अपवर्तनांक 1.33 है। इस प्रकथन का क्या तात्पर्य है?
देखिए पानी का अपवर्तनांक 1.33 होने का तात्पर्य है कि निर्वात की तुलना में जल में प्रकाश की गति 1.33 गुना कम होगी, या इसके गणितीय रूप में कहा जाए तो 1.33 को हम क्या 4/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस गणितीय रूप को 4/3 भी लिखा जा सकता है, जिसका अर्थ है पानी के माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात की चाल का कितना प्रतिशत है, मात्र 75% है। ठीक है, क्योंकि 4 का कितना प्रतिशत है, 75% है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि पार्श्विक विस्थापन जिसको लैटरल डिस्प्लेसमेंट से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो देखिए पार्श्विक विस्थापन जिसको हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं कि वह लंबवत दूरी जो किसी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच की सिल्ली से गुजरने के बाद प्रकाश की किरण अपने वास्तविक मार्ग से हट जाती है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण वो समानांतर रूप से विस्थापित होती है। अब देखिए कोई किरण चलती है तो ये अविलंब की ओर मुड़ जाती है, फिर से वो जब फिर से पहले माध्यम में जाती है तो फिर से उसी दिशा में लौट जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो उसी को हम बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। कह रहा है कि चित्र देखकर बताइए कि क्या कहा गया है। अब यहाँ पर चित्र देख के देखिए हम तीनों की बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा है कि ये तीन जो अपवर्तित किरण है वो कौन सा संबंध है। देखिए कांच से पानी की तरफ जाते हैं तो ये अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, इसका मतलब 1 और 2 निर्गत किरण संभव नहीं है। ठीक है ना। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ये साइन आई है और यहाँ पर 60 डिग्री है, तो क्वेश्चन कर रहा है साइन में आई का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए जब आपतित किरण प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है, लेकिन फिर से जब उसी माध्यम में निकलती है तो उतने ही एंगल पर निकलती है। अगर ये आई है तो ये भी बराबर क्या होगा आई, मतलब आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब तीसरा कह रहा है कि अगर कोई किरण सीधे आ रही है 90 डिग्री पर, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर कोई किरण 90 डिग्री पर आएगी तो वो क्या होगा, सीधे बिना विचलन करते हुए क्या हो जाएगी, पार निकल जाएगी। ठीक है, अगर कोई किरण सीधे आ रही है तो बिना विचलित करते हुए क्या हो जाएगा, वो पार निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें आपतन कोण क्या हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 11, लेंस कितने प्रकार के होते हैं। देखिए भौतिक दृष्टि से बात करें तो लेंस दो प्रकार के, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस की अगर हम बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं, ये बीच में मोटा और किनारे पर पतला होता है और इसे क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर अभिसरित कर देती है या केंद्रित कर देती है। दूसरा अवतल लेंस कनकेव लेंस, यह बीच में पतला और किनारे पर मोटा होता है, इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है, जिसको बोलते हैं अपसरित कर देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 12, कहा लेंस के मुख्य अक्ष की परिभाषा दीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस इसको बोलते हैं। देखिए लेंस का मुख्य अक्ष वह काल्पनिक सीधी रेखा होती है जो लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रकाशीय केंद्र जिसको ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरती है। यह लेंस के दोनों फलकों पर लंबवत होती है और प्रकाश के अपवर्तन को मापने के लिए एक मुख्य संदर्भ रेखा के रूप में कार्य करती है। मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये हो गया प्रकाशीय केंद्र, ये मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र, सबसे होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 13, पतला लेंस क्या है। देखिए पतला लेंस एक ऐसा लेंस होता है जिसकी मोटाई उसके दोनों वक्रता त्रिज्याओं की तुलना में बहुत कम होती है। प्रकाशिकी में ऐसे लेंसों के अध्ययन और गणना को आसान बनाने के लिए उसकी मोटाई को क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पतला लेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14, प्रत्येक लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं और लेंस के किस मुख्य फोकस को लेंस का मुख्य फोकस कहा जाता है। ठीक है, देखिए अगर कहा जाए तो प्रत्येक लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं, एक लेंस के आगे, दूसरा लेंस के पीछे। द्वितीय मुख्य फोकस को मुख्य फोकस से लेंस की फोकस माना जाता है क्योंकि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद इसी बिंदु पर अपसरित होती है। यहाँ पर देखिए ये किरण आने के बाद दूसरे तरफ ये मुड़ता है। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। ये अवतल लेंस और ये है उत्तल लेंस। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है 15। कह रहा है कि उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को कहां रखने पर उसके आकार के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ देखिए इसको हम 2f पर रखे हैं तो प्रतिबिंब भी किस पर बनता है 2f पर। देखिए उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को फोकस दूरी की दुगुनी दूरी जिसे हम 2f या वक्रता केंद्र भी कह सकते हैं पर रखते हैं तो उसके आकार बराबर और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक उल्टा और वस्तु के बिल्कुल बराबर आकार का बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16 नंबर। फोकस दूरी के किस लेंस की धनात्मक होती है, उत्तल अथवा अवतल लेंस। देखिए तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। यहां पर ध्यान से देखिए, जब उत्तल लेंस में प्रकाश किरण अपवर्तित होती है तो ये दाएं तरफ होती है, तो दाएं तरफ जब भी होगी तो हम क्या करेंगे, उसका उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी। ठीक है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। देखिए प्रकाशीय केंद्र से दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां क्या मानी जाती है, धनात्मक मानी जाती है, ये दाईं ओर। उत्तल लेंस का मुख्य फोकस लेंस की दाईं ओर होता है, इसीलिए इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगर इसी के विपरीत अवतल लेंस का मुख्य फोकस बाईं ओर होता है, जिसके कारण इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। जब भी हम उत्तल लेंस की अगर हम बात करें तो होने के बाद ये इसी तरफ डाइवर्ट होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है 17। जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है या अधिक होती है। ठीक है, तो देखिए जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। ठीक है, अपवर्तनांक जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं और प्रकाश की चाल स्पीड ऑफ लाइट एक दूसरे के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यही हुआ कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा तो उसमें प्रकाश की गति उतनी ही तेज होती है। उदाहरण के लिए निर्वात और हवा का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, इसलिए उसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 18। कह रहा है कि किसी लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, किस लेंस को, तो देखिए उत्तल लेंस को जिसको कन्वेक्स लेंस कहते हैं उसको अभिसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि देखिए यह लेंस अपने मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश के किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करती है, अभिसरित करती है। यहाँ पर देख सकते हैं इसी बिंदु पर सबको इकट्ठा कर रहा है। ठीक है, उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारे में क्या होता है, पतला होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर। कह रहा है कि यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस से बहुत ही दूर अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए जब अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हमेशा मुख्य फोकस पर। ठीक है, देखिए यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस से बहुत दूर पर होती है तो उसका प्रतिबिंब लेंस के मुख्य फोकस पर बनता है। यह प्रतिबिंब बहुत छोटा मतलब बिंदु के आकार का और वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 20। कह रहा है कि कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो देखिए उत्तल लेंस जो है वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। जब वस्तु लेंस से दूर होती है तो यह वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, और जब वस्तु लेंस से बहुत पास यानी कि प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच होगी तब यह सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, जब लेंस में ये मुख्य फोकस और प्रकाशीय के पेन के बीच रखेंगे तब ये आपको क्या बनेगा, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, एक कंडीशन में, और 5 कंडीशन में हम इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 21। यदि किसी लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा सीधा और छोटा हो तो वो कैसा लेंस होगा। तो देखिए वह लेंस कौन सा होगा, कनकेव लेंस होता है। आप देख सकते हैं छोटा प्रतिबिंब बनता है। यह लेंस हमेशा वस्तु से सीधा, छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, चाहे वस्तु लेंस के सामने रखी भी हो या नहीं। ठीक है, ये वस्तु है। ठीक है, और इसका प्रतिबिंब बन रहा है सीधा, छोटा और आभासी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 22। उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब कब बनता है। देखिए उत्तल लेंस के द्वारा किसी वस्तु का आभासी मतलब आवर्धित बड़ा आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु को लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है। ठीक है, इस स्थिति में बड़ा प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही सीधा और आकार में बहुत बड़ा होता है। आप देख सकते हैं ये आपका वस्तु है और ये आपका प्रतिबिंब है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है 23। किसी उत्तल लेंस के सामने एक पिन को कहाँ रखने पर उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो यहाँ देखिए, इस पिन को हम क्या मुख्य फोकस पर रखे हुए हैं, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। देखिए, उत्तल लेंस के सामने पिन को प्रथम मुख्य फोकस F1 पर रखने पर उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। इस स्थिति में पिन से निकलने वाली किरणें लेंस के अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, जिसके कारण वो किस पर बनती है, अनंत पर बनती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। दैनिक जीवन में लेंसों के दो उदाहरण बताए। ठीक है, देखिए, एक तो दृष्टि दोष को सुधारने में चश्मा में, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष जैसे आंखों की समस्याओं को ठीक करने के लिए चश्मे और कॉन्टैक्ट लेंस में लेंसों का प्रयोग होता है। ठीक है, दूसरा आवर्धक लेंस में, मतलब कि छोटी वस्तुओं को बड़ा और स्पष्ट रूप से देखने के लिए घड़ीसाज द्वारा घड़ी के पुर्जों के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, घड़ीसाज के लिए। इसके अलावा भी हम इसको यूज करते हैं किसमें, सूक्ष्मदर्शी में यूज करते हैं, फिर उसके बाद दूरबीन में यूज करते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से दो के बारे में चर्चा हुई। 25वां क्वेश्चन है, सिनेमा हॉल के पर्दे पर दिखने वाले चित्र वास्तविक है या आभासी। तो देखिए, सिनेमा हॉल के पर्दे पर दिखने वाले चित्र क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब वह होते हैं जिन्हें किसी स्क्रीन या पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। प्रोजेक्टर से निकलने वाली किरणें वास्तव में पर्दे पर मिलती है, जिससे वह छवि का निर्माण करता है। ठीक है, तो क्या सा होता है, आपका वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 26। किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, यह वस्तु है और इसका आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब बना, तो यहाँ क्या मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होना चाहिए। देखिए, उत्तल लेंस के द्वारा वस्तु का आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस के प्रकाशीय केंद्र, जिसको ऑप्टिकल सेंटर O कहा जाता है, मुख्य फोकस F1 कहा जाता है, के बीच रखा जाना चाहिए। इस स्थिति में प्रतिबिंब उसी ओर बनता है जहां वस्तु रखी होती है। वस्तु यहां रखी हुई है और इसी दिशा में इसका प्रतिबिंब बना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं 27। कहा कि यदि कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस के बाईं ओर उसकी दूनी फोकस दूरी पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। दुगुनी फोकस दूरी मतलब क्या, वक्रता केंद्र पर रखी गई है। तो देखिए, उत्तल लेंस के दाईं ओर दूसरी तरफ उसकी दूनी फोकस दूरी, इसको 2f2 हम बोल सकते हैं। इस स्थिति में बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और ठीक वस्तु के आकार के बराबर बनता है। ठीक है, याद रख सकते हैं, ये वस्तु रखा है, इसी के आकार का बना हुआ। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन है, एक पतले लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उस उत्तल लेंस है या अवतल लेंस। तो देखिए, एक पतले लेंस की फोकस दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है, चूंकि धनात्मक है, तो धनात्मक कौन सा होता है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगर प्लस है तो ये कौन सा होगा, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है 29। लेंस के किसी वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और लेंस की फोकस दूरी f में क्या संबंध होता है। तो देखिए, अगर किसी वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f है, तो उसके बीच लेंस का सूत्र कहा जाता है, जिसको 1/v - 1/u = 1/f होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 30। कह रहा है कि किसी लेंस से किसी वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और लेंस के द्वारा प्राप्त आवर्धन m में क्या संबंध है। तो देखिए, किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन m, प्रतिबिंब की दूरी v, वस्तु की दूरी u के बीच सीधा संबंध होता है। आवर्धन के प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के अनुपात के रूप में माना जाता है। m बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, m बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है कि किसी लेंस के फोकस दूरी और उसकी क्षमता के में क्या संबंध है। तो किसी लेंस की फोकस दूरी f और उसकी क्षमता p में व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनवर्स मतलब उल्टा संबंध होता है। अर्थात लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है, मतलब कि लेंस की क्षमता बराबर 1/f। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 32। कहता लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या है। तो देखिए, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है।
इसे कैपिटल डी के द्वारा दर्शाया जाता है और गणितीय रूप में इसको प्रति मीटर के रूप में भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो P बराबर 1/f और इसको मीटर के रूप में ज्ञात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि किसी व्यक्ति की चश्मे में लगे लेंस की क्षमता प्लस 1.5 डायोप्टर है, तो लेंस उत्तल है या अवतल। जब भी प्लस है तो इसका मतलब वो उत्तल लेंस होगा, ठीक है ना। लेंस की क्षमता धनात्मक होने पर लेंस हमेशा क्या होता है, उत्तल होता है, और ऋणात्मक होने पर वो क्या होता है, अवतल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया, तो यह लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना सकेगा, पूरा प्रतिबिंब बना सकेगा, क्वेश्चन पूछ रहा है। बोला कि हाँ, अगर उत्तल लेंस के आधा भाग काले कागज से ढक देने पर भी यह वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बनाता है। कैसे कि लेंस के किसी भी हिस्से से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें वस्तु के पूरे हिस्से से आती है, भले ही अपने लेंस के आधा भाग को ढक दिया हो। बचा हुआ खुला भाग अभी भी वस्तु से आने वाली किरणों के आपतित करके लेंस के दूसरी ओर फोकसित करता है और पूरा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 35 नंबर क्वेश्चन क्या करा, देखिए लेंस प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। तो देखिए लेंस जो प्रतिबिंब बनाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत का उपयोग करके प्रतिबिंब बनाते हैं, कि जब प्रकाश की किरणें लेंस से गुजरती है तो वह मुड़ जाती है और एक बिंदु पर मिलती है, और यह मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना। इसमें वस्तु की छवि बनती है, जैसे कि उत्तल लेंस में मिलती है और अवतल लेंस में मिलती हुई प्रतीत होती है। 36 नंबर है लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, इसे परिभाषित करें। किसी लेंस की 1 डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसका फोकस दूरी क्या होगा, 1 मीटर होगा। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का क्या व्युत्क्रम होता है, इसको P बराबर 1/f बोलते हैं, और अगर धनात्मक है तो उत्तल लेंस और ऋणात्मक है तो अवतल लेंस, ठीक है। ये दोनों हमेशा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 37 2 मीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस की क्षमता कितनी होगी। तो देखिए 2 मीटर वाले अवतल लेंस की क्षमता -0.5 डायोप्टर होगा, क्योंकि अवतल लेंस है तो माइनस और 1/2 मतलब -0.5 डायोप्टर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी। तो सिंपल सा है, अगर हम क्षमता की बात करें लेंस की क्षमता P बराबर 1/f और ये 1/2 बराबर 0.5, चूंकि उत्तल लेंस है तो ये क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। 39 नंबर है एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है। देखिए जिस लेंस की क्षमता प्लस में है इसका मतलब इसको हम 20 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस ही होगा, क्योंकि ये प्लस है तो उत्तल लेंस। अब यहाँ पर देखिए मुख्य फोकस f बराबर दिया है 1/p मतलब 1/5 मीटर, इसको हम 100 से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा, ये 20 सेंटीमीटर आ जाता है। चूंकि यह प्लस है तो ये क्या होगा, उत्तल लेंस होगा, ठीक है। तो बच्चों ये था तुम्हारा अति लघुत्तरीय लगभग 39 प्रश्न। अब अगले वीडियो में हम लघुत्तरीय के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। इसको शेयर कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट भी करना है कैसा लगा। धन्यवाद।